साथियों, आज हमारा टॉपिक है विषाणु। आज का टॉपिक है विषाणु। हम विषाणु के बारे में पढ़ेंगे, या वायरस जिसे इंग्लिश में कहते हैं वायरस अंग्रेजी में। विषाणु की खोज किसने की थी, कौन से सन में हुई थी, कहाँ के थे वैज्ञानिक, क्या क्या बताया, कौन कौन से रोग होते हैं विषाणु से, कैसे होते हैं विषाणु, आज हम ये आपको बताएंगे। तो विषाणु की खोज इवान विस्की ने 1892 की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? इवान विस्की ने 1892 में की थी। ये कहाँ के थे? रूस के थे। ये रूसी वैज्ञानिक थे। विषाणु की खोज इवान विस्की ने सन 1892 में की थी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तंबाकू के कौन से उस पर देखा था? तंबाकू के मोजेक रोग पर खोज के समय इनकी प्राकृतिक, अभी जो होते हैं मोजेक, इन्होंने मोजेक रोग दिया, तंबाकू के मोजेक पर देखा, तंबाकू की पत्तियों पर देखा था, या पत्तियों पर देखा, तो वो बिल्कुल तंबाकू की पत्तियों पर इन्होंने देखा। तो उसमें क्या हो गया था कि पत्तियां बिल्कुल झरने की जैसी हो गई थी, बिल्कुल छलनी हो गई थी, झरना जैसी हो गई थी। तो उन्होंने तंबाकू मोजेक वायरस दिया। अब वायरस ये कैसा था? वायरस था ये सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार का होता है, जो सजीव एवं निर्जीव। अब जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, ये क्या वायरस है, एक विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग है। तो ये निर्जीव दोनों प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसको संयोजी कड़ी, संयोजी इनके दोनों के बीच में संयोजक कड़ी कहते हैं। क्योंकि ये कैसे होते हैं? सजीव और निर्जीव होते हैं, संयोजी और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए। विषाणु को खोज इवान विस्की ने सन 1892 की थी। कौन से सन में, कहाँ के थे? ये रूस के थे। कहाँ देखा था इसे? तंबाकू के पत्तों पर, जैसे टोबैको मोजेक वायरस नाम दिया। विषाणु होने, निर्जीव होने के लक्षण कौन कौन से होते हैं? विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण कौन कौन से होते हैं? ये कोसा रूप में नहीं होते हैं। जो निर्जीव होते हैं, अगर निर्जीव होंगे, निर्जीव ये किसमें नहीं होंगे? कोसा रूप में। कोसा रूप में नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्रिस्टल बनाकर, इनमें क्या बनते हैं? क्रिस्टल। क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति, किसकी भांति? निर्जीव पदार्थ की भांति, निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जाता है। मतलब क्रिस्टल बना लीजिए इनका, भाई निर्जीव है अगर, इनका क्रिस्टल बना लीजिए। क्रिस्टल बना करके इनको किसमें? बोतलों में भरकर वर्षों तक रख सकते हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं? वर्षों तक रखा जा सकता है। अब सजीव जैसे लक्षण क्या होते हैं इनके? निर्जीव लक्षण होते हैं। भाई ये दोनों प्रकार के होते हैं, इसीलिए निर्जीव एवं संयोजी कड़ी दोनों कहा जाता है। सजीवों जैसे लक्षण क्या होते हैं? सजीव लक्षण होते हैं इनके न्यूक्लिक अम्ल। क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। न्यूक्लिक अम्ल का क्या हो जाता है? द्विगुणन। द्विगुणन होता है किसी जीवित कोशिका में। अब इनके जैसे न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन हो जाता है। अब जैसे ही जीवित कोशिका में या सजीव कोशिका में पहुंचते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही जीवित कोशिका में, दोनों होते हैं, निर्जीव एवं सजीव दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे ये सजीव कोशिका में पहुंचते हैं, सजीव कोशिका में पहुंचते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। अब आता है परपोषी। किस प्रकार के होते हैं हमारे? परपोषी। परपोषी प्राकृतिक के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी प्राकृतिक के अनुसार विषाणु जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक, परपोषी। परपोषी प्राकृतिक के अनुसार विषाणु जो हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन होता है? पादप। पादप विषाणु, इसके बारे में आप लोग भी समझ लीजिए।
इनका न्यूक्लिक अम्ल में, इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। इसका न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? आरएनए पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल में। अगर पूछ दिया जाए परपोषित प्रकृति के अनुसार विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक पादप विषाणु। अब पादप विषाणु में क्या होता है? इसमें न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? इसके न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आता है हमारा, देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को आपका, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि वीडियो मेरे आपको कैसे लग रहे हैं। इस तरीके से आपका हमें प्यार मिलता रहा तो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं हमारी कोशिश कहाँ तक पहुँचती है। आपका प्यार मिलता रहा तो क्या होते हैं? चलते हैं अगला। अब आता है हमारा जंतु विषाणु। कौन सा आता है? जंतु विषाणु। जंतु विषाणु में क्या होता है? इनमें डीएनए। इनमें क्या होता है? जंतु विषाणु में क्या होता है? इनमें डीएनए। इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए, इनमें डीएनए। जंतु विषाणु किसमें होता है? जंतु विषाणु में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए, और कभी कभी क्या पाया जाता है? आरएनए भी पाया जाता है। कभी कभी क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। अब नंबर तीसरा कौन आता है हमारा? नंबर तीसरा जो आता है वो होता है बैक्टीरियोफेज। जो हमारा नंबर 3 वाला होता है वो कौन सा होता है हमारा? बैक्टीरियोफेज, जिसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियम फेज। ये हमारा तीसरा। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, ये तो तीसरा हो गया। या जीवाणुभोजी, इसे में क्या कह सकते हैं? जीवाणुभोजी, या बैक्टीरियोफेज कह लो, या इसे जीवाणुभोजी भी कह सकते हैं। ये केवल जीवाणु पर आश्रित रहते हैं। जो जीवाणु होते हैं किस पर आश्रित रहते हैं? जीवाणु पर। यानी जीवाणु बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, जीवाणुभोजी वायरस, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। ये क्या कर देते हैं? जीवाणुओं को बिल्कुल ही खत्म कर लेते हैं, अपना अस्तित्व जमा लेते हैं अपने को। जीवाणु जिसको खत्म कर देते हैं तो उन पर ही अपना कब्जा कर लेते हैं। इनमें डीएनए, इनमें क्या होता है? डीएनए पाया जाता है T2 फेज में। कौन से फेज में पाया जाता है? T2 फेज में। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद हमने तीनों बता दिए कौन कौन से होते हैं। प्रकृति के अनुसार, परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पादप विषाणु और जंतु विषाणु। नंबर 3 बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। अब जिस विषाणु में आरएनए, मतलब कि कोई विषाणु में जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे एस्ट्रो विषाणु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रो विषाणु कहते हैं। मतलब जिस विषाणु में क्या पाया जाता है? आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। आरएनए आनुवांशिक आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेट्रो विषाणु कहते हैं। रेट्रो विषाणु कहा जाता है। ठीक है, हम आपको लेकर चल रहे हैं कि विषाणु से होने वाले रोग, इनके बारे में आपको मैं बताते चल रहा हूं। तो देखिएगा, चलो ऐसे कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसे साफ कर ले रहे, हाथों में इंक लग जाती है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, बहुत छोटी सी कोशिश लेकर, उम्मीद लेकर मैं
वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ तक देखते हैं आप लोग कहाँ तक सहयोग करते हैं। आप लोगों का सहयोग के लिए आभारी रहूँगा। तो है विषाणु। क्या है? विषाणु यानी वायरस। होने वाली बीमारी। इससे कौन कौन सी बीमारी हो जाती है? नंबर 1 एड्स। नंबर 1 क्या होता है? एड्स, जिसे हम बोलते हैं HIV। ये कैसे होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली है। इसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली। हमारे शरीर की जो होती है WBC। WBC क्या कहलाती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनको ये कमजोर बनाने लगता है। जो प्रतिरक्षा हमारी शरीर की, ये सैनिक कोशिकाएं कहलाती है। जो हमारी WBC होती हैं सैनिक कोशिकाएं कहलाती हैं। विषाणु के नाम क्या होता है? HIV। रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट होना, मतलब जो ये हो जाता है एड्स या HIV, ये जो हमारी WBC होती है, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट करना, क्षमता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अब ये कैसे फैलता है HIV? ये एक दूसरे के संपर्क, लैंगिक संबंध बनाने से, ठीक है, उससे सिरिंज से, इंजेक्शन से, या ब्लड डोन एक दूसरे का। तो इससे पहले क्या होता है? सबकी ब्लड की जांच होती है, उसी प्रकार से ही चढ़ाया जाता है। पूरा क्लियर सही होना चाहिए ब्लड, तभी चढ़ाया जाता है। तो ये क्या कर देता है? WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। WBC हमारे शरीर की क्या होती है? सैनिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं। आगे है हमारा डेंगू ज्वर। ये क्या होता है? डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं इसे हम? हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ये क्या करता है? संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आंख एवं जोड़, ये जो हमारा होता है, जो दर्द क्या होता है? प्रभावित अंग किसको कर देता है? सिर को कर देता है। आंख होती है, आंख पर लाल लाल आ जाता है, और जोड़, हमारे जितने जोड़ होते हैं सब ये दर्द होने लगते हैं। मतलब हड्डी, डेंगू तो सबको पता होगा, इसमें प्लेट्स कम हो जाती है। डेंगू जिसका भी हो जाता है तो क्या होने लगा? सिर दर्द होने लगती है, आंखें और जोड़े, हमारे जोड़ जो होते हैं शरीर में, वो बहुत दर्द होते हैं। अब लक्षण क्या है? आंखों, पेशियों और सिर में, जोड़ों में दर्द उत्पन्न होना। मतलब आंख में इनके जो लक्षण होंगे, डेंगू ज्वर के ज्वर हो जाएगा तो क्या होगा? आंखों में। जैसे प्रकार से इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना में क्या होता है? मतलब कि श्वास नली जो होती है हमारे, वो बंद होने लगती है। तो ये लक्षण, इसमें भी बुखार है, बुखार आएगा, ठीक है, और जो सुगंध नहीं आएगी, खाने में स्वाद नहीं आएगा। ये सब क्या है? कोरोना के लक्षण होते हैं। ये भी एक विषाणु है। ये क्या होता है? विषाणु। ये भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? कम कर देता है, नष्ट करने लगता है। तो आप लोग डेंगू समझ गए होंगे कि आंखों, पेशियों और सिर में, जोड़ों में दर्द होना। ऐसे ही पोलियो आता है। पोलियो, इनके सबके टीके हैं। अभी कोरोना का कोई टीका, वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो इसमें क्या होता है? अगर पोलियो हो जाएगी तो प्रभावित अंग कौन होगा? गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान, ठीक है। विषाणु का नाम क्या है? पोलियो। विषाणु का नाम क्या है? पोलियो, यानी वायरस कौन है? पोलियो। इसमें कौन से लक्षण होते हैं? लक्षण, इसमें कौन से लक्षण होते हैं? ज्वर यानी बुखार, बदन दर्द, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिका को ये नष्ट कर देता है, नष्ट हो जाती है। कौन सी होती है? पोलियो, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलियो, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे आप सब लोग। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
और ये आता है, अगला आता है चेचक। चेचक जिसे हम लोग माता बोलते हैं, ये होती है संपूर्ण शरीर में। कहाँ होती है? संपूर्ण शरीर में, दाने जैसे निकल आते हैं संपूर्ण शरीर में। इसमें क्या होता है? विरियोला वायरस, इसे हम क्या कहते हैं? विरियोला वायरस। ये तेज बुखार, इसमें क्या आता है? तेज बुखार। बुखार तो आते रहेगा, सब में बुखार आना स्वाभाविक बात है। शरीर पर क्या हो जाती हैं? लाल लाल दाने आ जाते हैं शरीर पर, सबको पता होगा, सबके हो जाती हैं, जहाँ तक है दाने हो जाते हैं और अपने आप ही ये चली भी जाती हैं। ठीक है, ये हो गया चेचक। इसका वायरस क्या होता है? विरियोला वायरस। ये क्या है? विषाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। जो इसका विषाणु है वो क्या है? वेरियोला वायरस। ये है इसका विषाणु यानी वायरस। ये इससे क्या हो जाता है कि पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिसे हम चेचक बोलते हैं। बड़े बड़े से दाने निकलते हैं, एक छोटी मात्रा होती है, एक बड़ी मात्रा हो, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तेज बुखार आना होता है, शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। इसके बाद आता है छोटी मात्रा, छोटी माता जिसे बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है कि पूरे संपूर्ण शरीर पर इसको कौन सा वायरस होता है? ये वेरियोला वायरस है। ये चेचक जिसे बोलते हैं छोटी मात्रा में वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस। हल्का बुखार आ जाता है। इसमें कौन सा आता है? जो छोटी मात्रा में होता है, छोटी मात्रा संपूर्ण शरीर पर। इसमें क्या होता है? वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। इसमें कौन सा लक्षण कौन से होते हैं? हल्का बुखार, शरीर में पित्तिकाएं, ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। ज्वर के साथ हल्का बुखार, और क्या होता है? ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है। अगर ये छोटी मात्रा होंगे, संपूर्ण शरीर पे होती हैं। वेरिसेला वायरस होता है, ये हल्का बुखार होगा, शरीर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई प्रतीत होगी। ठीक है, इसके बाद आता है अगला, और देखो अगला आता है गलसोथ। ये भी एक वायरस है। गलसोथ, तो इसमें क्या होता है? पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है हमारी, कौन सी होती है ग्रंथ? पैराथायराइड। ये होती है गले में। पैराथायराइड, बेटा सॉरी उसमें थोड़ा गलत हो गया है, पैराथायराइड गलत, पैराथायराइड ग्रंथ। ठीक है, तो इसमें जो गलसोथ वाला होता है, इसमें होता है ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। जो हमारे लक्षण दिखाई देते हैं ज्वर के साथ में मुंह खोलने में कठिनाई, अगर ये तुम्हारे गलसोथ हो जाएगा तो पैराथायराइड ग्रंथि संक्रमित होगी, और इसमें क्या होगा कि ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है। ठीक है, इसके बाद आता है खसरा। इसके बाद आता है खसरा। ये भी क्या होता है? संपूर्ण शरीर में। ये किसमें हो जाता है? संपूर्ण शरीर। इसमें क्या होता है? जिसे हम मोरबिल वायरसी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मोरबिलीय वायरस। मोरबिली वायरस, इसमें क्या होता है? शरीर पर लाल लाल दाना, इन पर क्या निकल आता है? शरीर पर लाल दाने निकलते हैं।
ठीक है। जो खसरा होता है ये भी पूरे शरीर में होते हैं, जिसे हम मोरबीली वायरस कहते हैं। शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। 3 प्रकार की तक की होती है, हेपेटाइटिस डी 4 प्रकार। हेपेटाइटिस, तो इससे जो अंग प्रभावित होता है वो होता है हमारा लीवर यानी कि यकृत, ठीक है। पेशाब पीली, इससे क्या हो जाएगा, पेशाब पीला, जो प्रभावित अंगों के पेशाब पीला। आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है, आंख एवं क्या हो जाता है, जिसे हेपेटाइटिस या यकृत हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीलिया। इसे क्या बोलते हैं, पीलिया। यकृत यानी हमारे लीवर को डैमेज करती है, पेशाब पीले हो जाएंगी, आंख हमारी पीली हो जाती हैं, और त्वचा पीला हो जाता है, ठीक है। जो इसे हम हेपेटाइटिस ए बी सी सब में ये प्रभावित करती रहती है, ठीक है। जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। इसके बाद आता है हमारा रेबीज। रेबीज ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित होता है, और इसको क्या कहते हैं, रेबडो वायरस। इसे हम क्या बोलते हैं, रेबडो वायरस। इसे हम बोलते हैं रेबडो वायरस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेबडो वायरस। ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें रोगी पागल हो जाता है। लक्षण कौन से होंगे, रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकलती है, जीभ क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। हमने आपको वायरस भी बता दिए, कौन किससे इससे वायरस होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। विषाणु हमने बता दिया कब इसकी खोज हुई थी, कब किसने की थी, कहाँ देखा गया था, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।